हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको अलंकार के भेद के बारे में बताया था और इसके बारे में परिभाषा भी दी थी आपको। उसकी परिभाषा के माध्यम से थोड़ा-सा आपको इसके बारे में मैंने जो है शॉर्ट में बताया था, लेकिन आज हम आपको इसकी अलंकार के भेदों के विषय में ही परिभाषित करते हुए और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार की हमारी 5 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक है, तो इसी को पढ़ते हुए आगे देखिए। तो पहला है हमारा छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? छेकानुप्रास अलंकार, पहले तो हम छेकानुप्रास अलंकार का जो है संधि विच्छेद करें, तो छेकानुप्रास अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? छेक, छेक, धन, अनुप्रास। छेक, धन, अनुप्रास, जहाँ पर छेक का मतलब होता है चतुर, छेक का अर्थ होता है चतुर। ठीक है, तो छेकानुप्रास की परिभाषा क्या है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो, जहाँ पर एक एक जो है कि वर्णों की आवृत्ति एक बार हो, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार पाया जाता है। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जहां किसी व्यंजन वर्ण का दो बार आना पाया जाए, वहां पर छेकानुप्रास अलंकार पाया जाता है। ठीक है, व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण है, देखिए उदाहरण क्या कह रहा है कि कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिमवारी प्यारी। ठीक है, तो यहाँ पर जो का वर्ण है हमारा, ये जो हमारा का वर्ण है, इसकी आवृत्ति जो है दो बार हुई है। ठीक, और देखिए तो भा वर्ण की आवृत्ति भी दो बार हुई है। और तो देखिए ये जो घा वर्ण है, इसकी आवृत्ति भी दो बार हुई है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार पाया जाता है। ठीक है, कहने को तो इसके उदाहरण बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जो एक उदाहरण है वो जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम आपको बताते हैं। वो उदाहरण क्या है बंदौ गुरुपद पदम परागा। ठीक है, क्या है ये? बंदौ गुरुपद, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, पदुम परागा। ठीक है, इसमें देखिए जो पा वर्ण है, यहाँ पर भी पा वर्ण है, ये पा वर्ण है, इसकी आवृत्ति दो बार हुई है, एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, दो बार हुई है, तो यहाँ पर क्या है हमारा छेकानुप्रास अलंकार पाया जाता है। और ये जो उदाहरण है, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वृत्तानुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। वृत्तानुप्रास अलंकार क्या होता है कि जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, जहाँ एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां पर हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पे जो चा वर्ण की आवृत्ति हुई है वो एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो दिया है, यहाँ जो है कोमल वृत्ति के अनुसार, कोमल वृत्ति के अनुसार चा वर्ण की आवृत्ति अनेक बार। कोमल वर्ण के अंतर्गत कौन से आते हैं? अगर हम कोमल वर्ण की बात करें तो कोमल अक्षरों के अंतर्गत हम आते हैं या, र, ल, व और शा। ये हमारी कोमल वर्ण के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, तो कोमल वर्ण जो होते हैं, जिन्हें बोलने में जो है कोमलता होती है, उन्हें हम कोमल वर्ण के अंतर्गत लाते हैं। और देखिए एक चीज और बताना चाहेंगे आपको कि जो ये हमारी वृत्ति है ना, ये यहाँ पे वृत्ति की बात की गई है। ये वृत्ति जो है हमारी तीन प्रकार की होती है। जो वृत्ति है हमारी वृत्तानुप्रास के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें एक हम कोमला के बारे में पढ़ चुके हैं, ये कोमल है, कोमल वृत्ति हम पढ़ चुके हैं। दूसरी हम बात करें तो दूसरी वृत्ति होती है हमारी, परुषा। दूसरी वृत्ति होती है हमारी परुषा। ठीक है, और अगर तीसरी वृत्ति की बात करें तो तीसरी वृत्ति होती है हमारी उपनागरिका। कौन सी होती है? उपनागरिका। ठीक, अब ये पारुषा क्या होती है? कोमला के अनुसार तो कोमल वर्ण आते हैं, पर ये पारुषा क्या होती है? अगर हम पारुषा की बात करें तो जो पारुषा है हमारी, इसमें टा वर्ग के जो वर्ण आते हैं वो पारुषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, टा वर्ग के जो वर्ण है वो हमारे पारुषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होती है? द्वित्व वर्ण की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत ओज भाव या कठोर वर्ण प्रकट करने वाले शब्द आते हैं। जबकि हम उपनागरिका की बात करें तो उपनागरिका के अंतर्गत हमारे कैसे वर्ण आते हैं? उपनागरिका के अंदर आते हैं हमारे सानुनासिका। कौन से आते हैं? सानुनासिका, अर्थात
जो कि नाक से बोले जाएं, ठीक है, जो कि जिनका जो है उच्चारण जो है वो नाक से हो, जिनका उच्चारण नाक से हो वो हमारे सानुनासिका वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जो इसका उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेले रही थी जलथल में, ये वृत्तानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण और सुनिए, देखिए, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सारद समन कलेशा। जो शाह शब्द आया है, शाह शब्द भी कई बार आया है इसके अंतर्गत, यहाँ पर भी जो है वृत्तानुप्रास अलंकार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लाटानुप्रास अलंकार की। तो जो लाटानुप्रास अलंकार है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है लाट, धन, अनुप्रास। लाट धन अनुप्रास से मिलकर इसका निर्माण हुआ है, जिसमें लाट का अर्थ होता है, लाट का क्या अर्थ होता है, लाट जो है वो हमारा गुजरात का पुराना नाम है। ठीक, गुजरात का पुराना नाम है। जो लाट है ये हमारा, ये क्या है, ये गुजरात का पुराना नाम है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जो इसका तात्पर्य है, तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द व अर्थ दोनों के भेद से है। जिसका तात्पर्य है वो मात्र के भेद से व शब्द व अर्थ दोनों के भेद से इसका अर्थ लगाया जाता है, मतलब इसका शब्द भी हो और अर्थ है। मतलब देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है। जैसे लड़का क्या है, पहली बात तो एक सामान्य बालक है, क्या है, एक सामान्य बालक है। और दूसरा क्या है, एक लड़का का संबंध होनहार से भी लिया जाता है कि लड़का तो होनहार है। ठीक, लोग नहीं कहते हैं, जिनकी पुरानी विचारधारा है कुछ, कि नहीं कहते हैं कि जो है लड़का है तो भाई लड़का ही है, लड़का जो है मतलब लड़कियां लड़कों की जगह नहीं ले सकती हैं, जो लड़का कर सकता है लड़कियां नहीं कर सकती, आखिर लड़का तो लड़का ही होता है, सभी को लड़का बड़ा ही प्रिय होता है। ठीक है, तो ये जो धारणाएं हैं इसके माध्यम से हम आपको एक उदाहरण देंगे, वो भी बहुत ही अच्छा है, आप उससे इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, उससे इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए उदाहरण है, इसका एक उदाहरण है, पूत कपूत तो पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए इधर पे लड़की का एग्जाम्पल था, हमने एक और लड़की का एग्जाम्पल आपके सामने उठाया है। इसमें क्या कह रहा है कि पूत कपूत तो का धन संचय, यदि आपका पुत्र कपूत है, कुछ करता नहीं है, किसी लायक नहीं है, तो उसके लिए भी धन संचय करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उसके लिए धन संचय आप यदि करेंगे भी तो क्या करेगा, वो धन जो है जो आपने संचित किया हुआ है उसे भी वो बर्बाद कर देगा, उसका भी जो है वो नाश कर देगा। लेकिन यदि आपका पुत्र जो है वो सपूत है तो आपको उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, यदि आपका पुत्र काबिल है, किसी योग्य है, तो वो किसी भी माध्यम से अपने जरिए, ठीक है, वो धन संचय कर लेगा, वो अपना कार्य कर लेगा। तो इसीलिए उदाहरण दिया गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय, अर्थात आपका पुत्र कपूत है तो भी आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका पुत्र सपूत है तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि इस उदाहरण के माध्यम से आपको लाटानुप्रास की जो परिभाषा है वो पूर्णतः समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार की ओर। अब हम बढ़ते हैं श्रुत्यानुप्रास अलंकार की ओर, और श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहता है कि जिस वाक्य को सुनने से कानों को मधुर लगे, जो वाक्य जो सुनने से कानों को मधुर लगे, ऐसे पुनः आवृत्ति वाले वर्णों के कारण शब्द कर्ण प्रिय यानी कि कानों के प्रिय हो जाते हैं, उन्हें श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रघुपति राघव राजा राम, है ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ठीक, और तो ये रघुपति राघव राजा राम में क्या है कि जो रा वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, ठीक, ऐसे आवृत्ति वाले वर्णों को, देखिए रा वर्ण की ही आवृत्ति हुई, इसमें भी रा 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 और रा देखिए कई बार हुई, और लेकिन केवल रा की ही हुई आवृत्ति, और किसी वर्ण की इसमें आवृत्ति देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। अच्छा, इसकी एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो है जो वर्ण की आवृत्ति हो, जैसे कंठ वाले शब्द हैं जो कंठ से बोले जाते हो, कंठ हो चाहे तालु हो, ता था दा धा ना, ठीक, तालु हो चाहे दंत हो, ठीक, ठीक है, चाहे ओष्ठ हो, ओष्ठ हो, ओष्ठ वाले कौन से आते हैं, ठीक है, पापा बाबा माँ, पापा बाबा माँ, ठीक है, चाहे दंत हो चाहे तालु हो, ठीक है, चाहे कंठ हो,
इन सब मतलब इनमें से किसी एक का ही उच्चारण इनमें पाया जाएगा, ये सारे एक साथ नहीं आएंगे कि जो कंठ से भी बोले जाएं या तालु से भी बोले जाएं, जो दंत से बोले जाएं उससे सभी नहीं आएंगे, किसी एक का ही उच्चारण होगा। जैसे इसमें रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम आया है इसके अंतर्गत, तो जो है इसमें एक ही जो वर्ण से हो उसी की आवृत्ति होगी, यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास पाया जाएगा जो कानों को सुनने को भी प्रिय लगे। आगे बढ़ते हैं हम अंत्यानुप्रास अलंकार की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अंत्यानुप्रास अलंकार की। ये जो अंत्यानुप्रास अलंकार है इसे जरा हम ठीक तरह से लिख देते हैं, इसमें अंततानुप्रास लिखा हुआ है, इसको सही तरह से लिखेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे अंत्यानुप्रास, ठीक है। अंत्यानुप्रास अलंकार जो है, ठीक है, अंत्यानुप्रास अलंकार का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे बना है? एक तो हुआ अंत हुआ और धन अनुप्रास, अंत धन अनुप्रास, जिसमें अंत का अर्थ है, अंत का अर्थ है क्या? आखिरी में वर्णों की आवृत्ति, यानी कि जिसके आखिरी में, आखिर में वर्णों की आवृत्ति हो, आखिरी में वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। जिसमें उदाहरण दिया है कि दिखे दिखाली दिहे दारुण दलन के, ठीक है, इसमें दारुण दलन के खा, ठीक है, दलन के, ठीक, देखिए इसमें भी ना आया है और इसमें भी ना आया, अंत में ना, खेती खेती खादी दिह दारुण दलन के, अंत में जो वर्णों की आवृत्ति हुई है। एक उदाहरण और देखिए, कल भी हमने आपको इसका उदाहरण बताया था, बहुत ही अच्छा था। क्या था कि जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको इसके माध्यम से कि देखिए आखिरी में जो वर्ण आया ये रा और ये रा, ठीक है, इसकी क्या हुई है यहाँ पर, इसकी जो है आवृत्ति हुई है और प्लस प्लस क्या हुआ है कि तुकबंदी वाले शब्द आए, तुकबंदी, इसकी तुक समान हो, जैसे सागर उजागर, ठीक है, आखिरी में देखिए इनके तुक समान है, एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, सागर उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो ये जो शब्द है हमारा, ठीक है, हमारा अंत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। और एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण है आपको देना चाहूंगी, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन ही सौ बात, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ इन उदाहरणों के माध्यम से, इन परिभाषाओं के माध्यम से आपको जो है अनुप्रास अलंकार के जो हमारे 5 भेद थे जो वो अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम आज के लिए इतना ही, हम आपको अगली वीडियो में अलंकारों के बारे में और विषय में चर्चा करेंगे उदाहरण सहित। तब तक के लिए धन्यवाद।